आज यह टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। बाल विकास का प्रिंसिपल क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए यानी टीचर को किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। शिक्षा संहिता का होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा अध्यापन विषय, ये बिल्कुल सही बात है। और मनोविज्ञान का उसका समझ होनी चाहिए, तो यह शिक्षक को ज्ञान होनी चाहिए। डी नंबर ऑप्शन है अध्यापन विषय और मनोविज्ञान का उसको समझ होनी चाहिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा-सा इस बात को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक कुशल शिक्षक को बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो उस विषय में पारंगत होना चाहिए, साथ ही साथ मनोविज्ञान का भी उसको ज्ञान होना आवश्यक होता है, ताकि बच्चों के साथ व्यवहार, उसका बिहेव और मानसिक स्थिति को समझ सके। योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा दे, यही आपको टीचर का गुण होना चाहिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थी को समझाने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको मनोविज्ञान का तो होना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत होना चाहिए, उन्हीं के राय से पढ़ाना चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी जानकारियां बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ होनी चाहिए, बच्चों की अभिवृत्ति की समझना चाहिए और बच्चों की समस्या के बारे में समझना चाहिए, बच्चों के प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहिए। ये बात होनी चाहिए शिक्षक के गुण में। विद्यार्थी और टीचर के बीच में यही समायोजन होना चाहिए, यानी एडजस्टमेंट होना चाहिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर वह कौन सा कथन सर्वोच्च माना जाता है? तो मनोविज्ञान के आधार पर वह कौन सा कथन जो सर्वोच्च माना जाता है? तो याद रखेंगे, इसमें सही जवाब होगा प्रत्येक बच्चा परिशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा जो होता है परिशिष्ट होता है। क्या होता है इसमें? परिशिष्ट होता है। यह जो है कथन बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोच्च माना जाता है। ये जो स्टेटमेंट जो है, प्रत्येक बच्चा जो अपने में सर्वगुण संपन्न होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, यह मानव विज्ञान के आधार पर यह सर्वोच्च माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। चौथे नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना। दूसरी बात किया गया, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की जो है व्याख्या को ढूंढ लेगा। तीसरी बात पूछा गया इसमें, बच्चों की व्यावसायिक और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना। तुलना वाला बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो आपको क्या लगता है सही जवाब होगा इसका दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था, यही आपको बिल्कुल सही जवाब था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बच्चों के विकास की परिभाषा ये होती है दोस्तों कि बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक स्तर पर और दूसरे सामर्थ्यों की क्रमिक के विकास के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास किसको सूचित करता है? दर को, आपको, दिशा को, सीमा को, या डी नंबर ऑप्शन है विशिष्ट गुण को। निर्देशात्मक विकास सूचित करता है किसको? निर्देशात्मक ये जो होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। निर्देशात्मक गुण विकसित करता है, ये जो सूचित करता है ये शब्द, ये विशिष्ट गुण को ये बताने की प्रयास करता है। डी नंबर ऑप्शन बात सही है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो रूप शामिल नहीं होगा, आपको अनुक्रम नहीं होगा, आपको अनुक्रम तो होगा, यहाँ पर याद रखेंगे इसमें शामिल होगा ना, नहीं पूछेगा तो याद रखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से क्या शामिल होगा। विकास के परिक्षेप में
समय के साथ होने वाले परिवर्तन पूछ रहा है। रूप में परिवर्तन हो जाता है, अनुक्रम में होगा और दर में भी होगा। इस प्रकार जो है सभी सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बाल विकास में क्या होती है? बाल विकास में याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल अवस्था में किसका होता है? तो गर्भावस्था से आपको किशोरावस्था का अध्ययन होता है। यही आपको बाल डेवलपमेंट में स्टडी किया जाता है। चलिए, इसमें याद रखेंगे इसमें कौन सी अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की अवस्थाएं इस प्रकार होती है। गर्भावस्था आपको 0 से 9 माह का होता है। शैशवावस्था आपको जन्म से आपको 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था हो गया। बाल्यावस्था आपको 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था आपको 12 से 18 वर्ष का होता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाल मनोविज्ञान के आधार पर वह कौन सा कथन सर्वोच्च माना जाता है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो है कौन था जो स्टेटमेंट जो है कथन जो है सर्वोच्च माना जाता है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये नहीं हो सकता है। प्रत्येक बच्चा परिशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा जो है आपको अपने में यूनिक होता है, यही आपको सर्वोच्च माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक शिक्षक के लिए जो बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक को, प्राइमरी टीचर को बाल विकास का ज्ञान होना क्यों आवश्यक हो जाता है? दोस्तों, बच्चों के अनुशासन बनाने में सहायता, ये बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा के परिणाम यहाँ पर काटिए इसको भी। बच्चों के अभिप्रेरण, ये भी बातें सुविधाजनक वाला, ये भी बात काट दीजिए। यह बच्चों के व्यवहार को समझने, देखिए बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए टीचर को यह सहायता मिलता है, इसलिए जो प्राथमिक स्तर पर बाल विकास का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण होता है। आपको डी और सब बिल्कुल सही बात हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र माना गया है किसको? यहाँ पर जो शिक्षक को नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बालक को माना गया है। मनोविज्ञान में केंद्र किसको माना गया? सेंटर माना गया है, बच्चा को माना गया है, बालक को माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या आता है? केवल, देखो केवल आ गया तो शैशवावस्था नहीं, बिल्कुल हो गया। केवल तो है तो काटिए इसको। केवल इसमें भी है तो इसको काट दीजिए। केवल इसमें भी है तो काट दीजिए। जहां केवल देखिएगा उसी को काट दीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही आपको बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसको रखा गया है? तो ये आपको शिक्षा का क्षेत्र जो है बाल मनोविज्ञान में बच्चों पर यह अध्ययन किया जाता है, अध्यापक पर नहीं, प्रशासन पर नहीं, अभिभावक पर नहीं, बच्चों पर यह स्टडी किया जाता है। उसके लिए ही बनाया गया है बाल मनोविज्ञान। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षकों के बालकों के अध्ययन की विधियां क्या क्या होगा, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से विधियां या मेथड अपनाए जा सकते हैं? निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण यानी प्रशिक्षण, यह निरीक्षण मतलब होता है कि आपको टेस्ट कर लीजिए जब बच्चों किस प्रकार जो है निरीक्षक है, या उसके बाद को व्यवहार को कैसे समझा जा सकता है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? अपना अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल काटिएगा। ये अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल काटिए। दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में जो होता है ना, किसी के बच्चों को मने होते हैं वाचिंग मेथड, जिसको बोलते हैं वाचिंग मेथड में क्या कीजिएगा, आप किसी चीज पर वॉच कीजिएगा, उसी को देखिएगा। तो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन ही आपको निरीक्षण विधि होता है। दूसरों के व्यवहार का अध्ययन ही आपको निरीक्षण विधि होता है। इस बात से याद रखेंगे। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? केस अध्ययन विधि के संबंध में इसमें निगेटिव पूछ रहा नहीं है। केस अध्ययन विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक मनोविज्ञानी होता है, बिल्कुल सही बात है। यह बहुत जटिल प्रक्रिया होता है, नहीं, एक जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। केस अध्ययन विधि जो होता है यह जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। यह सस्ता और सरल और सस्ती होती है, बिल्कुल सही बात बता रहा है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं को निदान किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। केस विधि में आपको यह बहुत ही जटिल नहीं होती है। पुलिस जो चाहेगी उसको पकड़ लेगी, ये जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या मानी जाती है? बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि किसको माना गया है? तो माना गया है दोस्तों इसमें केस स्टडी माना गया है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की
मनोवैज्ञानिक विधि किसको माना गया, तो केस स्टडी माना गया है। रेटिंग स्केल नहीं माना जाता है, प्रश्नावली विधि नहीं माना जाता है, प्रयोगात्मक विधि नहीं मानता, केस स्टडी मान कि बच्चा जो किस रूप में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या ये मेथड होना चाहिए। लेकिन केस स्टडी है, याद रखें केस स्टडी ही बालक के व्यक्तिगत अध्ययन का मनोविज्ञान की विधि मानी जाती है। बात किया जाए अगले पॉइंट की, अगले क्वेश्चन पर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा का एक शरारती बालक और अन्य विद्यार्थी को परेशान करता है। एक जो है शरारती बालक जो है और अन्य बालक को जो है परेशान करता है, तो अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का उपयोग करेगा, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेगा या व्यक्तिगत अध्ययन विधि का करेगा या प्रयोग विधि, पर्यवेक्षक विधि काटिए, प्रयोग विधि काटिए, सर्वेक्षण विधि काटिए, आपको व्यक्तिगत अध्ययन विधि हो जाएगा। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन विधि देखते हैं 16 का क्या होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। व्यक्तिगत उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानेगा कि क्यों ऐसा परेशानी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोच्च तरीका क्या माना जाता है। और किसी बच्चे की वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अध्ययन करने के लिए सर्वोच्च तरीका आपको विकासनात्मक विधि होता है। तुलनात्मक तो करिएगा नहीं, सांख्यिकी कीजिएगा नहीं, मनोविश्लेषण, यहाँ पर बच्चा मनोविश्लेषण में आदमी फंस सकता था, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो विकासनात्मक विधि के प्रयोग किया जाएगा। और शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक, भाषा और सामाजिक पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है विकासात्मक विधि में। विकासात्मक विधि में आप याद रखें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषा और सामाजिक पक्षों का इसमें स्टडी किया जाता है, किसमें, विकासात्मक विधि में। 18 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 18 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्य के लिए विशिष्ट है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं दोस्तों, तो दिशा निर्देशात्मक विधि के रूप में, दिशा निर्देशक विकास के रूप में जाना जाता है। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को। जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों के अध्ययन करते हैं तो सभी मनुष्य के लिए विशिष्ट है, तो इसमें डैश के रूप में निर्देशित करते हैं, डैश के रूप में जाना जाता है, तो निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जाता है, निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं एक जो है निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को डैश अध्ययन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो आपको अनुदैर्शिक लर्निंग ट्यूटनल स्टडी के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये हो गया एक निर्धारित यानी एक फिक्स टाइम की अवधि में समान बच्चे की अध्ययन को आपको अनुदैर्घ्य लर्निंग ट्यूडिनल स्टडी के रूप में जाना जाता है, यानी अनुदैर्घ्य के रूप में जाना जाता है। आपको क्रॉस कनेक्शनल के रूप में तो नहीं जाना जाएगा, अक्षांशीय के रूप में तो नहीं जानेगा, प्रायोगिक रूप के इसमें तो कोई बात नहीं है, इसलिए आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डैश विधि है जिसे किसी व्यक्ति को उनकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील विधि के लिए समान व्यक्ति का परीक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। बताइए कि वो कौन सा विधि जो है व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा और मापन किया जाएगा, तो अनुदैर्घ्य विधि के द्वारा किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है, तो आपको इसमें मनोवैज्ञानिक विधि माना जाएगा या तुलनात्मक विधि या सांख्यिकी विधि, क्योंकि इसमें हो जाएगा विकासीय विधि माना जाता है। एक बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सबसे अच्छी विधि किसको माना जाता है, विकासीय विधि माना जाता है। किसको माना जाता है, विकासीय विधि माना जाता है। अलग पॉइंट पर बात करते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन होता है दोस्तों, ये होता है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव पड़ने वाले के कारक भी अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त में से सभी जवाब सही है। बाल विकास के क्षेत्र में इन सभी का स्टडी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है।
सर्वाधिक उपयुक्त जीवित जीवित जो है रहता है, ये सिद्धांत आपको डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया था और आपको आनुवांशिकता सिद्धांत आपको डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उनकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उनकी समग्रता और उनके व्यवहार की समग्रता के अध्ययन के लिए किया जाता है। कौन सा विधि हो जाएगा? अवलोकनात्मक विधि नहीं होगा, सर्वेक्षण विधि नहीं होगा, प्रयोगात्मक विधि नहीं होगा, केस स्टडी होगा दोस्तों, है ना। याद रखेंगे किस विधि के प्रयोग में, देखिए ये किस विधि के द्वारा जो है व्यक्ति के व्यवहार और उनकी समग्रता का अध्ययन करने के लिए किस विधि का, आपको केस स्टडी का अध्ययन किया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। किस अवसरों पर मापा जाता है? तो आपको विस्तरित अनुदैर्ध्य पर नहीं होगा, क्रॉसिंग अनुभागीय पर नहीं होगा, अनुदैर्ध्य पर नहीं होगा, आपको मिश्रित अनुदैर्ध्य पर मापा जाएगा। यानी आप याद रखेंगे यहाँ पर कम से कम 2 व्यक्तियों का मिश्रण किया जा रहा है, 2 व्यक्तियों को कंपेयर किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। इस प्रकार जो है आपको मिश्रित अनुदैर्ध्य लागू हो जाएगा, इस पर मिश्रित अनुदैर्ध्य लागू होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधि क्या मानी जाती है, पद्धति क्या मानी जाती है? व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधि थी, क्या थी? तो सर्वेक्षण नहीं था, केस स्टडी नहीं था, यहाँ पर आदमी केस स्टडी में फंस सकता था, आत्मनिरीक्षण की बात नहीं था, आपको अवलोकन था। क्या था? अवलोकन विधि था, अवलोकन। याद रखेंगे व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयुक्त स्टडी की विधि थी, क्या थी? अवलोकन विधि थी, अवलोकन विधि थी, जो आपको जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। व्यवहारवाद का जनक आपको जेबी वाटसन के द्वारा माना जाता है और इनके द्वारा अवलोकनात्मक विधि दिया गया है। चलिए अब यहाँ से बात किया जाएगा क्वेश्चन बाल विकास के सिद्धांत की बात है। अब यहाँ से बाल विकास प्रिंसिपल, बाल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बाल विकास में विकास का सिद्धांत नहीं है, तो बताइएगा कि इसमें से निगेटिव पूछा गया है तो क्या नहीं है? विशिष्ट से समान प्रक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता के सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इसमें से क्या नहीं है? तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। आइए यहाँ पर बात किया गया है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा, ए नंबर ऑप्शन में है, इसमें से क्या नहीं है? यही पूछा गया है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विशिष्ट से समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत, विशिष्ट से समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत इस प्रकार जो नहीं है, कौन कौन है? निरंतरता का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत में निरंतरता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, एकीकरण होनी चाहिए, ये बात याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर विकास के सिद्धांत पर प्रमुख पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को याद कर लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत आपको विकास पर आ जाता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत आपको विकास सिद्धांत पर आ जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास का दिशा का सिद्धांत आपको विकास का सिद्धांत हो गया, विकास प्रिंसिपल हो गया। विभिन्नता का सिद्धांत आपको विकास सिद्धांत में आ जाता है, निरंतरता के सिद्धांत आपको विकास सिद्धांत में आता है। समान से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी आता है, समान से विशिष्ट प्रतिक्रिया के बीच में क्रियाओं का सिद्धांत आपको आ जाता है। और पुनर्अनुमान का सिद्धांत आपको विकास में आता है, पुनर्अनुमान का सिद्धांत आपको विकास के अंतर्गत में आता है। एकीकरण का सिद्धांत आपको विकास के अंतर्गत में आता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आपको विकास प्रिंसिपल में आ जाता है, विकास प्रिंसिपल में आ जाता है। उसके बाद बात किया जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से विभिन्नता का सिद्धांत, शरीर के विभिन्न अंगों की विकास की गति से विभिन्नता का सिद्धांत आ जाता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत आपको विकास प्रिंसिपल में आ जाता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास में ये आ जाता है। ये बातें सारा पॉइंट की वर्ड जो है आप याद रखेंगे, विकास डेवलपमेंट के सारा पॉइंट इसमें से आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुली को तथा फिर हाथ और अंगुली को एक साथ चलाना शुरू करता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास का सिद्धांत माना जाता है। क्या हो गया? तो वो हो गया एकीकरण का, मतलब कि देखते हैं ना, हाथ चलता रहता है और आपको पैर भी चलता रहता है, तो ये हो गया आपको क्या हो गया? एकीकरण का सिद्धांत हो गया। मतलब कि इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं होता है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत हो गया, हाथ पैर का चलना, है ना, आपको ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत हो जाता है, एकीकरण का सिद्धांत हो जाता है। अगले 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा
कौन सा सिद्धांत नहीं, विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें से बात करते हैं। विकास अनुमानसिक और पर्यावरणीय दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ से नहीं प्रभावित होता है, ये बिल्कुल होता है, ये अपन नहीं दे दिया है तो इसलिए आपको कट गया। विकास से जीवन पर्यंत चलता रहता है, बिल्कुल सही है। विकास जो है परिवर्तनीय है, मन के विकास को परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारियां याद रखेंगे। विकास के सिद्धांत में एक वनवांशिक और पर्यावरण किससे प्रभावित होता है, और ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाला है। विकास जो होता है परिवर्यत है, और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध और समन्वय होता है, बिल्कुल सही बात है। और विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही बात है। विकास की गति दिशा की परिमार्जक संभावना होती है, परिमार्जक संभव होता है, ये बात याद रखेंगे। विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी था। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव पूछा जा रहा है। तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बात किया जाए, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरे नंबर ऑप्शन बात करते हैं इसमें, विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म से ही निर्धारित होती है, यही तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें नहीं बिल्कुल होगा। और व्यक्ति अलग अलग गतिविधि से विकास करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार जो है याद रखेंगे दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया था, तो ये जो है जन्म से निर्धारित नहीं होती है, यही आपको निगेटिव हो गया है। अब बात किया जाए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण जो है व्यक्तिगत यानी पर्सनल डेवलपमेंट की बात किया जाएगा इसमें सिद्धांत पर देखेंगे। पहला बात किया गया इसमें विकास की क्रिया निरंतरण अविराम की गति से चलती रहती है, सही बात है। जो विकास जो है निरंतरण अविराम यानी कि बिना रुके हुए चलता रहता है, सही बात है। और विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति दिशा भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात बता रहा है। और विकास की गति दिशा परिमार्जित संभावना होती है, बहुत अच्छी बातें हैं। और विकास तुलनात्मक रूप से क्रमित गति से चलता रहता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित रहता है, विकास जो है समय के साथ धीरे धीरे घटित रहता है। और विकास रेखीय गति और स्थिर दर से न होकर चक्रीय गति से चलता रहता है, ये चक्राकर यानी चक्रीय गति से ये चलता रहता है, सही बात है। और विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से आपको पैर की तरफ से ये विकास होती है, इसी को बोलते हैं अधोगति, बिल्कुल सही बात है। और बात किया जाए, अतः विकास की जटिल गति प्राकृतिक जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, आपको जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। ये जो है ये बात बताया गया था, यह सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं है, ये आपको जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के जो है केंद्रीय भाग में परिधानों का अंगांगों की ओर विकास करती है। तो ये कौन सा विकास करेगा, कौन सा विकास दर्शाया जाता है? तो विकर्णीय विकास का सिद्धांत होगा, या केंद्रीकृत विकास का सिद्धांत होगा, या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत होगा। ये बात बिल्कुल सही बात बता रहा है कि मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत जो होता है, याद रखेंगे, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत जो होता है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकसित करता है। ये आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मध्य बाह्य विकास से सिद्धांत पर यह संबंधित बात है। 32 में क्वेश्चन देखेंगे। 32 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, और यह विकास के निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसरण करता है? यह कौन सा नियम का अनुसरण करेगा? समन्वय के सिद्धांत, यह निरंतरता का सिद्धांत, यह चक्राकार प्रगति, यह समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें से बताना है क्या सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें से सी नंबर होगा, चक्रीय गति से विकास होता है। चक्रीय गति से तो आप तो जानते ही, चक्रीय गति से विकास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से विकास का वह कौन सा सिद्धांत गलत है? देखिए निगेटिव पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल सही बात होती है, अलग अलग होती है। विकास
संयोग का परिणाम है, ये नहीं संयोग का परिणाम नहीं है, ये क्रमिक परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। और यह है पूर्व कथनीय होता है, पूर्व कथनीय होता है, बिल्कुल बात सही होती है, पूर्व कथनीय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक अधिकर्ता प्रत्येक अधिकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात क्या होता है? प्रत्येक अधिकर्ता जो है अद्वितीय होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो होता है, कोई भी दो अधिकर्ता अधिकर्ता उनकी योग्यता, रुचि और कौशल में समान नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। जो आपको जो लर्निंग वाले जो व्यक्ति होता है, यानी पढ़ने वाले व्यक्ति होता है, तो एक समान से एजुकेशन दिया जाता है। किसी में रुचि होता है, जो पहले जो है अच्छे से सीख पाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, ये बात होगा। अद्वितीय होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात हो जाएगा। बात किया गया है प्रत्येक बालक की, आप डिस्कशन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बालक पर उनके वंशानुगत और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य उनकी योग्यता, रुचि और कौशलता में विभिन्नता से है। 35 नंबर बात किया जाए, 35 में क्वेश्चन पूछ रहा है, मस्तका मुखी मुखी जो है मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर का क्रम किस क्रिया के अंग है? यह विकास की क्रिया का अंग है, यानी मस्तिष्क से सर की तरफ है ना, सर से पांव की तरफ है मस्तका जो होता है, मुखी होता है, ये विकास का होता है, ठीक है ना, ये विकास का क्रम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 में क्वेश्चन देखिएगा। बालकों के शरीर और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालकों के शरीर और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? तो होते हैं सर से पांव, सर से पैर तथा शरीर से बाहर के मध्य में, या सर से पांव या शरीर के मध्य से बाहर में, जो सर से पैर और शरीर से बाहर और मध्य की ओर, सर से पैर से सर हो गया, शरीर के मध्य से बाहर होगा। तो इसमें सही जवाब बताएंगे, बालकों के शरीर क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? ये होता है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर से पांव की तरफ विकास होता है और शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, मध्य से बाहर की होता है, मध्य से बाहर के। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जिसको बोलते हैं मस्तकाधोमुखी बोला जाता है, मस्तकाधोमुखी बोला जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कि कौन सा कथन की बात कर सकते हैं। तो विकास सर से पांव की ओर होता है, बहुत अच्छी बात है, यही तो बिल्कुल सही होगा और सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। नरेश और मुकेश की आयु समान है, बहुत अच्छा बात है, समान है। और उसके सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर देखा जाता है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के लिए है, किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बताइए कि दो बच्चा है, सामाजिक और मानसिक रूप से जो विकास उस पर हो रहा है, लेकिन उस पर डेवलपमेंट अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो क्या ऐसे बात आ गया? परिमार्जता का सिद्धांत ये नहीं होगा। बात किया जाएगा निश्चित और पूर्वा कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत होता है, नहीं होगा। व्यक्तिगतता का सिद्धांत जो है बिल्कुल सही बात हो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षण और परंपरागत और व्यक्तिगत रुचि के कारण व्यक्तिगत सिद्धांत कहलाते हैं, जिसे व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सीफेलोकोडेल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, किस रूप से होता है? तो ये होता है सर से पावर की होता है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, जिसको मस्तकाधोमुखी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीफेलोकोडल बोलते हैं, सीफेलोकोडल बोला जाता है। 40 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 में क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार चलता है, विकास क्रमिक गति से होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया होता है। ये गलत होता है, मशीनी प्रक्रिया नहीं होता है, मानवीकृत होता है। डी नंबर हो जाएगा। 41 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 में क्वेश्चन पूछा है, विकास से कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया है?
ये विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। ये निरंतरता, विकास जो है निरंतरता से संबंधित है, एकीकरण से नहीं होगा, अंतःकरण से भी नहीं होगा। 42वां क्वेश्चन बात करते हैं संकल्पनाओं की जो है व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकता है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? ये बताएंगे। ऑप्शन बात करते हैं इसमें। आइए, विकास विषम जातीय और स्वायत्तता की ओर अक्सर होता है, बिल्कुल गलत हो गया। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर जो है विकास होता है, विभिन्न दरों पर विकास होता है, गलत हो गया। विकास सापेक्षा रूप से क्रमित होता है, विकास जो है सापेक्षित रूप से ये क्रमित गति से बढ़ते रहता है, इस प्रकार जो सही है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, ये कोई जरूरी है विकास ही होगा तो आपको वृद्धि होगा, बिल्कुल गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पर आइए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, बहुत अच्छी बातें हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास होता है, ठीक है, भिन्न होती है, परंतु यह डैश नमूने को अनुगमन करती है, डैश नमूने को अनुगमन करती है। तो क्या होगा? तो एड़ी से चोटी काटी गए नहीं होगा, अव्यवस्थित नहीं होगा, अप्रत्याशित नहीं होगा, और होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विकास कैसे? क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विकास होती रहती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो बताना है विकास का है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये काटिए, चलने वाली प्रक्रिया। विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होता है, काटिए, दे दिया तो नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं। विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, सभी के दर समान नहीं होते, नहीं होता है, सही बात बोला हुआ, नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं, वर्तुलाकार आपको चक्रीय रूप से होता रहता है, इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है। 45वां क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यही आपको नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। निरंतर चलने वाला विकास है, परस्पर संबंध का विकास है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इस प्रकार जो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बार यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। निरंतर विकास का सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, अनुमानसिक गति, अनुमानसिक क्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है, परिमार्जता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्ताभुकी का सिद्धांत, केंद्र से निकट से दूर का सिद्धांत हो गया, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत हो गया, व्यक्तिगतता का सिद्धांत हो गया, और विकास क्रम का सिद्धांत हो गया। ये विकास के सिद्धांत है जो कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से है। चलिए कंसेप्ट क्लियर के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आइए। वह कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, बताइए कि इसमें से क्या नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत बिल्कुल है, और विशिष्ट के समान क्रियाओं का सिद्धांत होता है। ये कहाँ होता है? बिल्कुल नहीं है, निगेटिव पूछा। सतत विकास होता है, बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है वही क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और विकास के अंतरों में होता है, क्या होता है सिद्धांत में? आइए, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, परस्परता का सिद्धांत, निरंतरता और सततता का सिद्धांत हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, समानता से विशिष्टता प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया, केंद्र से दूर का निकटतम का सिद्धांत हुआ, मस्तकामुखी का सिद्धांत हो गया, एकीकरण का सिद्धांत आ जाता है इसमें अभिवृद्धि में, और परमार्जता का सिद्धांत आ जाता है। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विकास एक क्रिया है, कैसी प्रक्रिया? खंडित प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है, निरंतरता प्रक्रिया? हाँ, निरंतरता प्रक्रिया है, अपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार जो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्किनर ने बताया हुआ था, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया स्किनर ने बताया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है भाई, वर्ग बनाने में उसको कठिनाई हो रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह
हीरे का चित्र बनाने में बहुत ही कठिनाई अनुभव करेगा। और निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया गया है? तो बताइए कि यह विकास निरंतरता पर नहीं लगाया गया। अलग अलग लोगों के लिए विकास की क्रिया भी अलग अलग होती है, यहाँ पर सटीक जानकारी ये नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास एक जो है व्यवस्थित क्रम से होने की प्रवृत्ति से संबंधित, यही बिल्कुल सही बात है। विकास एक जो है व्यवस्थित क्रम से होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, यही इसीलिए अनुमान लगाया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही बात है। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में इनमें से बताना है कि इनमें से वो कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। नहीं है क्या? विकास हो गया संशोधेय योग होता है, इसमें नेगेटिव पूछा हुआ होता है। विकास केवल संस्कृति से, यही नहीं होता है, यही बिल्कुल गलत हो गया। विकास जीवन प्रत्यान होता है, अनुवांशिका और पर्यावरण से प्रभावित होता है, इसमें जो होता है केवल पूछ लिया संस्कृति से, ये गलत हो गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। निगेटिव पूछा, निरंतरता का सिद्धांत ये तो है, और समन्वय का सिद्धांत है, और व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, व्यक्तिगत सिद्धांत है। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत हम लोग कहाँ पढ़े हुए? वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें से नहीं है, विकास का वर्गीकरण का सिद्धांत में नहीं आता। निरंतरता, समन्वय यानी एकीकरण का सिद्धांत याद रखेंगे। समन्वय का मतलब होता है क्या? एकीकरण, समन्वय एकीकरण। और व्यक्तिगत का सिद्धांत तो होता ही है। और वंशानुगत और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत तो होता ही है। विकास क्रमिक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वर्गीकरण का सिद्धांत दोस्तों नहीं होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा बाल विकास का एक जो सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत पूछ रहा है। बाल विकास परिपक्व यानी मैचुरेशन, बहुत अच्छी बात है। और अनुभव के बीच में अन्योन्य क्रिया की वजह से घटती है, बहुत अच्छी बात है, यही तो बिल्कुल सही बात है। मान कि जैसे जैसे आप बड़े होइएगा उस तरह आपको समझदारी बढ़ता रहेगा, और वह आपके अनुभव के अनुसार जो है आप किसी चीज को डिसीजन लिया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुभव विकास को एकमात्र जो निर्धारक है, बिल्कुल काटिए इसको। विकास प्रबलन और दंड, काटिए, दंड की बात कर रहे हैं, नहीं होगा। विकास जो है प्रत्येक बच्चों की गति सही ढंग से अनुमान किया जाता है, बिल्कुल बात है, कोई ऐसा कोई किसी को अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, बात करते हैं इसमें। सभी विकास एक क्रम का पालन करता है, बहुत अच्छी बात है, क्रम का पालन करता है। विकास जो है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। और विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल होता है, नहीं पूछा है। सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं यार, बिल्कुल नहीं होते, यही आपको गलत हो गया है, यही आपको बिल्कुल गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास से सामान्य से और आपको विशिष्टता की ओर बढ़ता है, समान से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है ना। विकास जो है सामान्य से आपको विशिष्टता की ओर बढ़ता है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है? बताइए। एक कथन है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधे रेखा में गमन करती है, एक सीधे रेखा में गमन नहीं करती है। बात करते हैं इसमें, एक कथन है, बात करते हैं विकास जन्म से किशोरावस्था की ओर आगे की बढ़ने और पीछे की ओर, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है, विकास जो है ये बिल्कुल बात सही तो बता रहा है। आगे पढ़ लेते। चौथा, विकास जन्म से किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से रुक जाता है, नहीं, इसमें हो जाएगा विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गतियों से होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, सिद्धांत दिया गया है। चलिए, सिद्धांत जो है 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आंसर के साथ यहाँ पर याद कीजिए। चलिए, 55 नंबर में यहाँ पर बताया गया है, समीप दूरामुखी सिद्धांत जो है शरीर से केंद्र से बाहर की होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर की क्या बोलते हैं, कौन सी दिशा? समीप दूरामुखी जो होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर को बोलते हैं समीप दूरामुखी बोलते हैं। सिर पदामुखी होता है, सर से पांव की सिरस्थ पदामुखी होता है, सर से पांव तक। और अंत व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता है, विभिन्न बच्चों में विभिन्न दर से बढ़ते रहते हैं, सही बात है। अंत व्यक्तिगत विभिन्नता
विभिन्न बच्चे में विभिन्न दर से बढ़ते रहता है, सही बात है। और व्यक्तिगत विभिन्नता किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। ये होता है अंतरता व्यक्तिगत्व जो होता है, क्या होता है इसमें होता है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में क्या होगा, विभिन्नता हो सकता है। ये बात आपको मिलान करने के लिए दिया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए कि विकास के सिद्धांत में देखें निगेटिव पूछ रहा है, तो विकास एक प्रामाणिक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन किया था, बिल्कुल नहीं कर सकता है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित नहीं होता है भाई। इसका विकास जो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच का सूत्र क्या बता रहा है कि अंतोलन क्रिया है। ये जो है आपको जो है अंतोलन क्रिया है, बहुत अच्छी बात है। ये तो है, यहाँ पर ए नंबर बता रहा है, नहीं गलत है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो गया, ये नंबर आपको गलत पूछा गया, मापन नहीं कर सकते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं कर सकता। और विकास परिपक्वता और अधिकतम की ओर आधारित होती है, बिल्कुल होती है। और अनुवांशिकता और वातावरण के बीच का सतत अनोन क्रिया होती है, बिल्कुल सही बात बता रहा है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरण से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सही बात है। इस प्रकार निगेटिव पूछा हुआ तो मापन नहीं कर सकते हैं, आपको विकास में मापन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, विकास का शिरस्थ पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है किस कारण की किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। बताइए कि किस प्रकार से। तो ये होता है शिरस्थ मतलब सिर से पांव की ओर बढ़ता है, सिर से पांव की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विद्यार्थी जो होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या, विकास दर में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में काटिए, इसमें विकास के समान क्षमता में काटिए। विकास और वृद्धि में सिद्धांत में नहीं होता, विकास दर में जो होता है क्या, एक दूसरे में विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखेंगे, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में आया पहली बार बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं, अपितु उसे कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है और उनके व्यवहारिक परिवर्तन का ये सिद्धांत आधारित है। बताइए किस पर हो गया। विकास का क्रमिक पतन होगा नहीं, विकास निरंतरता पर होगा नहीं, अलग अलग लोगों के विकास की विभिन्नता होती है, इसमें हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखा डी नंबर का विभेद और एकीकरण सिद्धांत का लक्षण है। डी नंबर ऑप्शन में विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है, डी नंबर ऑप्शन सही बात है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए कि क्या नहीं है। प्रतिवर्ती नहीं है, प्रतिवर्ती बिल्कुल नहीं है। मानव विकास के सिद्धांत में प्रतिवर्ती नहीं है, रिफ्लेक्शन वाली बात नहीं होती है। समान से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतरता होती है, आपको अनुक्रमिक होती है, ठीक है, आपको प्रतिवर्ती नहीं होती है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्वयं में विशिष्ट है। बात करते हैं ए नंबर ऑप्शन में, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्य संभव नहीं है। विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है, ये भी नहीं होगा। बात करते हैं इसमें 3 नंबर के बाद, कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होता। यही आपको हो जाएगा विद्यार्थियों में स्वयं की विशिष्टता जो होता है, एक दूसरे में रुचि, योग्यता, लेकिन एक समान बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए 62 नंबर, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा नाम की लड़की है, बहुत ही जल्दी पाठ को सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास का डैश सिद्धांत बताता है। बताएंगे कौन सा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, ये व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया। कौन सा सिद्धांत आ गया, व्यक्तिगत विभिन्नता आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास हमेशा बच्चों की उम्र
से मेल खाता है। बच्चे का विकास जो होता है उम्र से मेल खाता है और यह डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो निरंतरता का होगा नहीं, एकीकरण का तो होगा नहीं, व्यक्तिगत तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक समान पैटर्न से होता है, एक समान पैटर्न से होता है ना। बच्चा हमेशा एक उम्र में मेल नहीं खाता है और क्या है, एक समान पैटर्न पर आधारित है, एक समान पैटर्न पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, घसीट के चलने से पहले बच्चा पहला अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। घसीट कर नहीं देखते हैं, लूट लूट कर चलता है तो अपना सर उठाता है। तो ऐसा निम्नलिखित में से संचालन का कारण होता है, क्या से होता है? तो ये होता है सरसामुखी होता है, मतलब कि मस्तकामुखी होता है। तो मस्तकामुखी को क्या होता है? मस्तकाधोमुखी को बोलते हैं सेफ्लोकोडल सिद्धांत बोलता है, सेफ्लोकोडल सिद्धांत बोला जाता है। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? विशिष्ट कार्य और समान कार्य के बाद किए जाते हैं। विशिष्ट कार्य और समान कार्य के लिए किया जाता है। ये होता है बच्चों के विकास के लिए क्रमिक। चलिए आगे 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 में हो गया, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होता है। रीढ़ की हड्डी हृदय से पहले विकसित होती है। निम्नलिखित में से प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। किस प्रवृत्ति के संचालन होता है? ये होता है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रोक्सी हो गया। प्रोक्सी मॉडलिस्ट सिद्धांत के आधार पर जो होता है, प्रोक्सी मॉडलिस्ट थ्योरी के आधार पर जो होता है, रीढ़ की हड्डी हृदय से पहले हो जाती है। प्रोक्सी मॉडलिस्ट के सिद्धांत पर यह हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार, इसको बोलते हैं मस्तकामुखी प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसर होता है। कैसा? सर से पांव की तरफ होता है। ये होता है सर से पांव की तरफ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, विकासात्मक सिद्धांत का नियम शामिल है। विकासात्मक सिद्धांत का नियम किससे शामिल है? तो ये बता रहा है मस्तकाधोमुखी हो क्या नियम हो गया, और निकट से दूर का नियम होगा। ये दोनों सही है। तो इस प्रकार ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हो गया। विकास की दिशा होता है मस्तकाधोमुखी, यानी मस्तिष्क से सर की तरफ होता है। निकट से दूर का नियम बताता है। इस प्रकार से 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। देख रहे हैं ना, एकीकरण काटिए, अंत संबंधित काटिए, अंत क्रिया से काटिए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर इसको समझना, निरंतर का होता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंत संबंधी का सिद्धांत होता है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेग आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंधित है। ये हो गया अंत संबंधित हो गया। इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के पहलू पर विकास जो परस्पर का संबंध हो जाता है, यह अंत संबंध हो गया। एकीकरण ये होता है विकास में विकास के पूर्व में अंगों की ओर, है ना, अंगों की ओर, और अंग से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गति की सरलता को संभव बनाता है। ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या होता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत वो एक सिद्धांत होता है बालक का विकास न केवल वंशानुगत के कारण, न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। इसी को अंतःक्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक मिल चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए बुलेट पॉइंट यहाँ पर जानना जरूरी है। दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालक में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किस मनोविज्ञान हिंदी दिया था? गैरोल के द्वारा दिया गया था। दो व्यक्तियों में समान नहीं होते, उसका बुद्धि अलग होता है, समानता नहीं होती। ये बात किसने विकास के बारे में बताया था? गैरोल के द्वारा बताया। गैरोल के ने विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा की ओर बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के डैश के अनुसरण करती है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है। विकास का दिशा का यह सिद्धांत बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने का कारक बताएंगे। अंत और बाह्य
दोनों होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे अंत और बाह्य कारण होते हैं। बाल विकास का जो सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत के रूप में निरूपित किया जाता है। व्यक्तिगत अंतर अंतर का सिद्धांत पर निरूपित किया जाता है। अगले देखेंगे क्वेश्चन है बाल विकास के बारे में। बालक के व्यक्तिगत के सर्वांगीण के विकास के लिए आवश्यक है कि उनके डैश की जानकारी शिक्षकों को होती है, तो उनके व्यवहार के बारे में जानकारी होती है। बच्चों के व्यवहार के बारे में टीचर को जानकारी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन है कि एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र है। एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र जो है कक्ष में अपने सहपाठियों और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, ये हो गया भावनात्मक बातें। यदि एक विद्यार्थी कई प्रश्न पूछता है, ठीक है भाई, एक विद्यार्थी कई प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढ कर अगले दिन उसे बता देंगे। अगर जो कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसका जवाब आपको मालूम नहीं है, अगले दिन उसको बता दीजिए। एक बालक के व्यक्तिगत्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। कौन सा होगा? एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या होगा? प्रक्षेपीय विधि होता है। प्रक्षेपीय विधि होता है। प्रक्षेपीय विधि होता है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोग यह है, क्या है? उनमें जो है आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होना। विद्यार्थियों को दी जाने वाले परामर्श सबसे उपयोगी क्या होता है? उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि कर देना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है विंध्यात्मक विज्ञान की होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? विंध्यात्मक विज्ञान की होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ज्ञान निर्माण का क्या करना? सरलीकरण, यानी ज्ञान का जो है सरल कर देना, ज्ञान को क्या करना? आसान कर देना। यह शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का उद्देश्य होनी चाहिए विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ही आपको शिक्षा का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहन करता है। एक उत्तम शिक्षक जो है ना, बच्चों को जो है पारस्परिक संवाद के लिए क्या करता है? प्रोत्साहन करते हैं। शिक्षक प्रभावी हो जाती है। शिक्षक प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक गतिविधियों में उपयोग में लाया जाता है। ये आपको शिक्षा प्रभावशाली हो सकता है। छात्र केंद्रित होना चाहिए और अंतःक्रियात्मक विधि का उपयोग किया जाएगा तो ये शिक्षा प्रभावी होगा। समानता विद्यार्थियों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती है। कैसी विशिष्टताएं होती है? अधिगम में गतिशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों के द्वारा ज्ञान को अर्जन करना। यही बात बिल्कुल सही बता रहा है, यही बात बिल्कुल होगा। नए तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करिए, नए अनुभव अपने साथ जीवन में जोड़िए, ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। क्या आ गया? अधिगम की कठिनाई की लर्निंग की कठिनाई को जानना जरूरी है अध्यापक को, और उनके व्यक्तित्व को और उनके घर के वातावरण को जानना बहुत ही जरूरी होता है टीचर को। शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना क्या होता है? शिक्षकों को शिक्षण गतिविधियों में अभ्यास में लाना, यह अंतःक्रियात्मक विधि होता है, अंतःक्रियात्मक विधि कहलाता है। कक्षा का एक शरारती लड़का अन्य लड़कों को परेशान करता है तो एक अध्यापक को उनकी समस्या के कारण जानने हेतु किस विधि का उपयोग करेगा? व्यक्तिगत अध्ययन का, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेगा, पठन पाठन में शिक्षक को करना चाहिए, यानी कोरेजियस यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को जो है पठन पाठन में जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। एक चिंताशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों की पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। बिल्कुल सही बात बता रहा है। अनुकूलीय और सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। निर्णय लेने की योग्यता और भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्यता। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले
पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट बताया गया है शिक्षक की भूमिका क्या होता है। शिक्षक की भूमिका छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम का क्या करना है, सृजित करना है या निर्माण करना है। विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं, ठीक है भाई, विद्यार्थी पहले सीख चुके हैं और उनकी पुनरावृत्ति और प्रस्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना चाहिए। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़कर उनको सिखाना चाहिए। पहले ज्ञान को जो है नई जानकारी के साथ उसके जोड़कर बताना चाहिए टीचर को, तब बच्चा सीख पाएगा। विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। जो त्रुटियां हो गई है, रिक्तियां हो गई, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अगले पॉइंट देखें क्वेश्चन में, विद्यार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। क्या था? आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। स्व अनुशासन और आत्मनियंत्रण की तरफ आपको बताता है। विद्यार्थियों को आत्मनियमन बताता है, स्व अनुशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर देने वाला प्रश्न। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक क्या है? मुक्त उत्तर देने वाला प्रश्न हो गया। बच्चों के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या होता है? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सही बात है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वास्थ्य शरीर विकास का महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता होती है। यह कथन जो है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के लिए अन्य पक्षों के साथ अंतःक्रिया संबंध है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। बच्चों की सीखने की क्रिया में माता पिता को डैश भूमिका होती है। बच्चों को सीखने में जो है माता पिता का क्या रोल होता है? अग्रोनोमुखी होती है, उनकी आगे की बढ़ाना अग्रोनोमुखी होती है माता के। मन का मानचित्रण संबंधित किसे है? मन का मानचित्रण जो होता है बोध समझ यानी बढ़ने की तकनीक से है। मानचित्र का जो होता है मन का मानचित्रण होता है बोध समझ बढ़ने की तकनीकी से होती है, याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, एक विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक प्रभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में वहीं भी बैठते हैं की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, तो इस स्थिति में निपटाने को बेहतर तरीका क्या होगा? अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त कराना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करानी चाहिए। यह समस्या पर चर्चा कराइए, तब वो आपको टीचर और गार्जियन समझ लेगा कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जो है टीचर के एक महत्वपूर्ण सावधानी क्या होता है? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्दावली डैश की ओर संकेतित करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना अनुभव प्राप्त करता है, ये होता है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्दावली जो है। विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक जो है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? मनोशिक्षा से संबंधित है। श्वेता अक्सर घर ज्यादा बात नहीं करती। श्वेता जो है अक्सर जो है अपने घर बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? उनके विचार को विद्यालय को मान्यता मिलता है। उनके विचार के जो है क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। घर में बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में ज्यादा बात करती है, क्योंकि उनके विचार विद्यालय से मिल रहा है। ऐसा बच्चा मिलता है जैसे आप होंगे। एक जो बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? एक बच्चा जो है कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? वो बहुत ही जिज्ञासु है, यानी बहुत ही क्रेजियस है, जानने वाला व्यक्ति है। एक बच्चा
प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, तो आप क्या करोगे? आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे। पता लगाइएगा कि क्यों झगड़ा कर रहा है उसका, और उसके बाद परामर्श दीजिएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए और बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, स्वयं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना, कमियों के कारण उनका पता लगाना है, बच्चों को समायोजन के में उनका सहायता करना, यही होता है परामर्श देना, यानी सहायता करना। शिवानी के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि उन्हें टीचर बताए, बच्चा पूछ लेने के बाद तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शिक्षक के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए। मैंने कि आपको नहीं आ रहा है तो उसको पेन डाउन कर लीजिए और घर पर जाइए उसको बता दीजिए, या आप समय ले सकते हैं कि हम कल बताएंगे। ये होता है। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी है तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई है, जब जिज्ञासा आई है उसको शांत करना चाहिए। जब वो बच्चा पूछ रहा है तो उसको बता दीजिएगा, उसका शांत हो जाएगा जिज्ञासा। मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोच्च कथन की प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान के आधार पर जो है सर्वोच्च क्या होता है, कथन क्या होगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं। एक अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें। मातृभाषा के सहयोग से अंग्रेजी सिखा सकते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना होता है। मतलब कि विद्यार्थी और टीचर के बीच में सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह, विश्वास और सम्मान की बात होना चाहिए। टीचर और बच्चों में क्या होता है? स्नेह और विश्वास का सम्मान होना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्च मार्ग क्या है? शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों की नैतिकता की स्थापना सर्वोच्च मार्ग माना जाता है। बात करते हैं मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उनके गणित को कमजोर होने का कारण हो सकता है क्या होगा? गणित शिक्षण की जो है शिक्षण विधि में त्रुटि आ रही है, क्योंकि वो जो है सीखने में उसको त्रुटि आ रही है, उसके विधि जो होगा गलत होगा, इसलिए वो कमजोर हो चुकी है। उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यकता तत्वों में परिवर्तित समझने लगता है? तो द्रव्यमान संख्या में समझने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें, सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या है? मित्रों के द्वारा उपहास। सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या होगा? मित्रों के द्वारा क्या उपहास हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बेहतर माना जाता है। वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन हो गया और स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये हो गया प्राथमिक विद्यालय के बालकों में बेहतर माना जाता है। ये टीचिंग बहुत ही अच्छा होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यक्षों से होता है। जो क्या होता है? 7 से 12 वर्ष के होता है। मतलब कि अमूर्त अवस्था जो होता है, अमूर्त अवस्था होता है 7 से 12। अमूर्त अवस्था आपको किशोरावस्था के हो जाएगा, तो ये अनुभव जोड़ सकता है लोग। इस उम्र में जो है मूर्त और अमूर्त अवस्था ये स्टेज होता है 7 से 12। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनका भंडारण के लिए क्या इदम होता है? ईड होता है, ईड होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडारण ईड होता है। श्याम पाठ एंड ब्लैक बोर्ड को शिक्षण साधन सामग्री की किस समूह में अंतर्मुक्त किया जाता है? तो इसमें जो होगा क्या हो जाएगा? दृश्य साधन में किया जाएगा। ये जो है आपको ब्लैक बोर्ड देखने के लिए किया जाता है ना, देखने के लिए किया जाता है, उसको लिखने के लिए होता है। शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है? श्याम पट पर लिखना ये हो गया, ब्लैक बोर्ड पर लिखना हो गया शिक्षण कुशलता। प्रश्नों को हल कराना, प्रश्न पूछना, ये होगा शिक्षण कुशलता पर बिल्कुल बात सही हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अभिभावक अपने आसपास से मिलने के लिए कभी नहीं जाता है। अपने जो है विद्यालय में जो कभी मिलने के लिए जाता है, तो आप क्या करें? स्वयं उनमें मिलने जाएंगे। अगर जो गार्जियन नहीं आ रहा है तो आप स्वयं अभिभावक से मिलने जाइए। वह स्तर जिसमें
जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है, मूर्त होता है। तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ये मूर्त अवस्था होता है। बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, मूर्त रूप अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन के विकास करेगा। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन में ये बच्चों जो होता है खेलने में, ये खेलने देना चाहिए और शारीरिक संतुलन में बहुत ही बढ़ावा देता है। परिवार का एक साधन होता है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का होता है। अनौपचारिक शिक्षा का होती है मैंने अमूर्त अवस्था की होती है। औपचारिक को बोलते हैं अमूर्त अवस्था, जिसमें प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, नियम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। एक शिक्षक को क्या होती है महत्वपूर्ण का? विद्यार्थियों को कठिनाई को दूर करना ही एक अच्छा शिक्षक के काम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, आप एक अति सक्रिय छात्र को कैसे दिशा निर्देशित में लाएंगे? बताइएगा। एक जो है सक्रिय छात्र को कैसे दिशा मतलब कि सही दिशा में लाएगा? तो उसके सक्रियताशीलता को सही दिशा को लेकर, उनके सक्रियताशीलता को सही दिशा में लेकर कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या का हल करने का प्रयत्न ज्ञान होना चाहिए। एक जो शिक्षक जो है अपने बच्चों का जो पढ़ा रहे हैं, तो उस पर विद्यार्थियों का प्रश्न का हल करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने को संकोच करता है, यानी भाग लेने से क्या होता है, कक्षा में संकोच करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित न हो जाए। उसे जब तक ले प्रश्न पूछेंगे तब तक उसे प्रोत्साहित करेंगे। उनके केवल तब प्रश्न पूछेंगे तब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी का मत का होना चाहिए। बाल विकास की सिद्धांत का अध्ययन क्षेत्र होता है। बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र होता है जो किसी बच्चों के संज्ञात्मक और सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य क्रमिक के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान क्या है? ये स्किनर ने कहा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर के द्वारा बात बोली गई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1920 में मनोविज्ञान की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। एक बच्चों की वृद्धि और विकास में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? विकासीय विधि होता है। विकासीय विधि सबसे अच्छा माना जाता है। बच्चों में सबसे विकासीय विधि होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संकल्पनाओं और व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होता है? विकास विषमजातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विकास जो होता है समजातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता रहता है, ये बात याद रखें। अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति क्या विशेषता के होते हैं? शीघ्र पुनः स्मरण और शीघ्र पहचाना, अच्छा धारण कर लेना, ये होता है अच्छी स्मृति, यानी अच्छा मेमोरी का ये होना चाहिए। बात करते हैं शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मोंटेसरी विधि, खेल विधि हो गया, किंडर ग्रांट विधि होता है। ये आपको शैशव अवस्था में आपको शिक्षण की विधि होती है। बाल विकास में क्या होता है? प्रतिक्रिया पर बल होता है। बाल विकास में प्रतिक्रिया पर बल होता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है। गर्भावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन पर बल होता है, ये बाल विकास पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये बाल विकास के अंतर्गत में। प्राथमिक स्तर पर मूल्य की शिक्षा देने की सर्वोच्च विधि क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मूल्य के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। बताइए कि मूल्य के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। मूल्य के वर्गीकरण में एन प्रकेन धनार्जन का मूल्य, ये बिल्कुल नहीं है। एन प्रकेन धनार्जन का मूल्य बिल्कुल नहीं है। समान आयु के बच्चे में भी आकृति योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है।
और इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होगा? सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास में अग्रसर हो जाए, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े, यही विद्यालय के रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुसुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। सुसुप्त अवस्था होता है आपको 6 से यौवन अवस्था, 6 से होता है यौवन अवस्था का सुसुप्त अवस्था बोला जाता है, सुसुप्त अवस्था माना जाता है। बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना, शिक्षक की सहायता करना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना, ये होता है विकास सिद्धांत को शिक्षकों की सहायता के लिए विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक क्या है? प्राथमिक जो शिक्षा को जो है बाल विकास ज्ञान की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? तो वह बच्चों के व्यवहार को जो समझने में शिक्षक की सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। बात किया गया लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बाल विकास सिद्धांत की बातें। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो आपको सर से पांव और सर के बाहर की होता है, मतलब कि शरीर से बाहर की होता है। सर से पांव की तरफ होता है और आपको शरीर से बाहर की तरफ होती है। इस प्रकार जो है बाल विकास सिद्धांत पढ़ लिए। बाल विकास सिद्धांत आपको इंड हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो दोबारा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।